नमस्कार साथियों। हिस्ट्री ई क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, टॉपर स्टूडेंट की कॉपी की कड़ी में आज मैं आपके समक्ष राजनीति विज्ञान की टॉपर स्टूडेंट की कॉपी लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने 2024 की इतिहास की टॉपर स्टूडेंट की कॉपी और 2025 की टॉपर स्टूडेंट की कॉपी आपके समक्ष रखी थी। आज के सेशन में मैं आपके समक्ष राजनीति विज्ञान की टॉपर स्टूडेंट की कॉपी लेके आया हूँ। प्यारे साथियों, 2025 का जो राजनीति विज्ञान की जो टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है, ये वेबसाइट पर उपलब्ध है नहीं, इसलिए मैं 2024 की टॉपर स्टूडेंट की कॉपी लेकर आया हूँ। प्यारे साथियों, कई बार प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं वहाँ से बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं, इसलिए अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे अंक हासिल करना चाहते हैं, बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहते हैं, 80 में से 80 अंक हासिल करना चाहते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर देखने चाहिए और जो टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है इसको एक बार बारीकी से देखना चाहिए कि टॉपर स्टूडेंट किस प्रकार से लिखते हैं, टू द पॉइंट लिखने की उनकी शैली किस प्रकार की है। और आप अगर इस प्रकार के तरीकों को अपनाते हैं, इन तरीकों का अनुसरण करते हैं, तो मुझे भरोसा है कि आप भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। बिना समय गंवाए आज 2024 की पॉलिटिकल साइंस की कॉपी अपन देखते हैं। जैसा आप देख पा रहे होंगे, इस स्टूडेंट ने 80 में से 80 अंक हासिल किए हैं, ये आप देख पा रहे हैं। और ये जो कॉपी आप देख रहे हैं, ये राजनीति विज्ञान की 2024 की टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है। देखते हैं इस स्टूडेंट ने किस प्रकार से लिखे हैं। इसको भी मैंने आपकी सुविधा के लिए, इस विद्यार्थी ने भी केवल ऑप्शन डाले हैं, जो राइट आंसर है वो नहीं लिखा है, जो वन वर्ड है वो नहीं लिखे हैं, इसलिए मैंने आपकी सुविधा के लिए आंसर के साथ साथ में प्रश्न भी लिखे हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से था कि सोवियत संघ के विघटन में किस नेता ने अपनी केंद्रीय भूमिका निभाई। तो इसका राइट आंसर उन्होंने ब दिया है। इसका राइट आंसर है बोरिस येल्तनिस। दूसरा जो प्रश्न है वो है आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की गई। तो इसका राइट आंसर है 1994। तीसरा है नेपाल देश में राजतंत्र का अंत कब हुआ। तो इसका राइट आंसर है 2008। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को 2001 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला। इसका राइट आंसर है कोफी ए अन्नान। अगला क्वेश्चन है युद्ध की आशंका को सुरक्षा नीति द्वारा रोकने को कहा जाता है अवरोध। अगला प्रश्न है 1992 में आयोजित रियो डी जेनेरियो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था। तो इसका राइट आंसर है पर्यावरण और विकास। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई। इसका राइट आंसर है ब्राजील। अगला प्रश्न है मेघालय राज्य का निर्माण किस वर्ष में हुआ। इसका राइट आंसर है 1972 में। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई। इसका राइट आंसर है 2006। अगला प्रश्न है दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे। इसका राइट आंसर है पीसी महालनोबिस। अगला है नीति निर्देशक सिद्धांत के हवाले से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु कहा गया है। तो ये अनुच्छेद 51 है। अगला है भारत में लोकसभा के चुनाव से गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई, यानी कब हुई है। तो इसका राइट आंसर है 1967 पे। अगला है 1974 की रेल हड़ताल भारत के किस नेता के नेतृत्व में हुई। तो इसका राइट आंसर है जॉर्ज फर्नांडीज। अगला है आशु छात्र संगठन किस राज्य में सक्रिय है। तो इसका राइट आंसर है असम। अगला क्वेश्चन है बामसेफ का गठन कब हुआ। इसका राइट आंसर है 1978। इस प्रकार से आपके जो मल्टीपल चॉइस के 15 क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हो गए हैं। अब अपन दूसरे प्रश्न में प्रवेश करते हैं, जो फिल इन द ब्लैंक है, जो रिक्त स्थान है।
पहला है, पूर्वी बर्लिन की आम जनता ने कब बर्लिन की दीवार को गिराया था? तो इसका राइट आंसर है 1989। दूसरा एक स्थान है, श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्तों को सामान्य करने के लिए भारत ने 1987 में भेजी है? शांति सेना। तीसरा है, सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा को मानवाधिकार की सुरक्षा, इसका एक स्थान है। अगला है, वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक कब हुई है? तो ये 2004 में हुई है। अगला प्रश्न है, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अगला है, इकोनॉमी फॉर परफॉर्मेंस के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर है, जो रिक्त स्थान है इसमें भरा जाएगा आपके जेसी कुमारपा। अगला स्थान जो लास्ट है ये है, नागालैंड को राज्य का दर्जा कब मिला है? तो इसका राइट आंसर है 1963 में। अब तीसरा प्रश्न है जो वन लाइनर है, ठीक है, वन वर्ड है। तो इसका जो तीसरा प्रश्न है, तीसरे का पहला जो है वो है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो 1990 में हुआ है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम लिखिए। इन्होंने राइट आंसर दिया है, देखिए ब्रिटेन और फ्रांस। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर से क्या अभिप्राय है? तो देखिए यहाँ इन्होंने वीटो पावर का लिखा है कि वीटो का शाब्दिक अर्थ है मैं मना करता हूँ, यानी निषेधाधिकार। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य किसी मुद्दे पर वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं तो वह प्रस्ताव खारिज हो जाता है। अच्छा लिखा है। अगला प्रश्न देखिए, सुरक्षा के मुख्य 2 स्वरूप कौन कौन से हैं? तो उन्होंने लिखा है, पहला लिखा है परंपरागत सुरक्षा और दूसरा लिखा है अपरंपरागत सुरक्षा। चौथा प्रश्न मैंने नीचे लिखा है, चौथा प्रश्न यहाँ देखिए, वैश्विक मामलों से सरोकार रखने वाले क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रकाशित पुस्तक का नाम लिखिए। तो पुस्तक का नाम है लिमिट टू ग्रोथ। अगला है, भारत में मूलवासी किन्हें कहा गया है? तो मूल निवासी है वो कहा गया है अनुसूचित जनजाति के लोगों को। अगला है, वैश्वीकरण का अर्थ बताइए। वैश्वीकरण का अर्थ है विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों का विश्व के विभिन्न भागों में प्रवाह। अगला प्रश्न है, भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण हुआ? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला देखिए, वामपंथ से क्या अभिप्राय है? तो वामपंथ से उन लोगों की ओर संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूहों की तरफदारी करते हैं और इन तबकों का फायदा पहुंचाने वाली सरकार नीतियों का समर्थन करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में 7 बहनों का भाग किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को। अगला देखिए, मार्शल योजना से क्या तात्पर्य है? तो मार्शल योजना देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन हेतु जबरदस्त मदद की थी। इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के अध्यक्ष अमेरिकी अधिकारी मार्शल थे। इस योजना के द्वारा यूरोप के पूंजीवादी देशों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। ये थी मार्शल योजना। अगला प्रश्न है, भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। इस कथन के पक्ष में कोई 2 कारण बताइए। इन्होंने 2 कारण दिखा दीजिए। पहला लिखा है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और दूसरा लिखा है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान दे रहा है और ये कभी भी अपने भुगतान से चूका नहीं है। अगला प्रश्न है, निरस्त्रीकरण से क्या अभिप्राय है? तो उन्होंने लिखा है, निरस्त्रीकरण से अभिप्राय है हथियारों के निर्माण और उनको हासिल करने का अंकुश लगाना है। निरस्त्रीकरण के हथियारों के कम से कम उपयोग पर बल दिया जाता है। निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इसके लिए कई संधियां की गई है, जैसे एंटी बैलिस्टिक संधि आदि। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण में भारत का महत्वपूर्ण योगदान है। इस कथन के पक्ष में आप कोई 2 बिंदु
संक्षेप में बताइए। तो इन्होंने दो बिंदु लिखा है। पहला बिंदु लिखा है, भारत एक विकासशील देश है, इसलिए भारत के उद्योगों द्वारा कम उत्पादन किया जाता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। और दूसरा लिखा है, भारत वैश्विक अ, तापवृद्धि को कम करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, जिससे ओजोन परत अपक्षय कम से कम हो। अगला प्रश्न लिखा है, आज़ादी के पश्चात भारत को किन दो चुनौतियों का प्रमुख रूप से सामना करना पड़ा। तो यहाँ आप इसको आराम से रोक रोक कर पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ दो चुनौतियाँ बताता हूँ। पहले इन्होंने लिखी है राष्ट्र निर्माण की चुनौती, और दूसरा लिखा है लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बॉम्बे प्लान की मूल अवधारणा क्या थी। तो बॉम्बे प्लान की जो मूल अवधारणा है ये भी आप आराम से पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं अगर एक एक लाइन पढ़ता हूँ तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। आप इसको रोक कर आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में गठबंधन राजनीति का क्या प्रभाव पड़ा, कोई दो प्रभाव लिखिए। तो इन्होंने ये यहाँ इसकी पृष्ठभूमि लिखी है क्वेश्चंस की, और यहाँ दो प्रभाव लिखे हैं, कांग्रेस के प्रभुत्व की समाप्ति, और दूसरा लिखा है क्षत्रिय दलों की संख्या में वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत की राजनीति में दल बदल से आपका क्या अभिप्राय है। ये इन्होंने लिखा है, यहाँ आप आराम से रोक कर पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक एक लाइन पढ़ने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और फिर वीडियो बड़ा हो जाता है। यहाँ प्रश्न देखिए, 1974 में हुए गुजरात छात्र आंदोलन के कोई दो कारण लिखिए। तो यहाँ इन्होंने कारण लिखे हैं, ये आप कारण भी देख पा रहे हैं कि 1974 में गुजरात के छात्र अपनी कॉलेज की फीस देने के समर्थ नहीं थे, क्योंकि कॉलेज की फीस में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी। पहले ये लिखा, दूसरा लिखा है भ्रष्टाचार भी बहुत वृद्धि हो गई थी, इसलिए गुजरात छात्र आंदोलन करने के लिए उठ खड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल लागू होने के क्या सबक मिले, कोई दो सबक लिखिए। तो ये यहाँ आपातकालीन के दो सबक लिखे हैं, ये भी आप देख रहे हैं। पहला सबक लिखा है इन्होंने, पहला सबक तो यही है कि भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत कठिन है, और दूसरा है आपातकाल का दूसरा सबक यह है कि अब अंदरूनी आपातकाल सिर्फ सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही लगाया जा सकता है, और आपातकाल की सूचना मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लिखित में दें। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रवाद को रोकने हेतु कोई दो उपाय बताइए। क्या क्या उपाय है ये यहाँ लिखे हुए हैं, आप आराम से देख सकते हैं। फिर थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुई है, इसको थोड़ा सा अपन आगे और बढ़ाते स्कोर करते हैं, और थोड़ा सा ये भी पेज मिस्टेक है, इस पेज को भी अपन आगे बढ़ाते हैं। और फिर ये यहाँ आपके मानचित्र आ जाता है, जैसा आप देख रहे हैं, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और पांडिचेरी है, ये इन्होंने यहाँ मानचित्र के अंदर भरे हैं। फिर आप देखिए, अगला प्रश्न अपन देखते हैं। थोड़ी सी यह कॉपी मिस्टेक है, इसलिए ये कॉपी बीच में खाली आई है। यहाँ देखिए, भारत के दो राष्ट्रीय दलों के नाम लिखिए। तो यहाँ इन्होंने लिखा है, एक तो लिखा है कांग्रेस पार्टी और दूसरा लिखा है भारतीय जनता पार्टी। अगला प्रश्न है, शॉक थेरेपी से आपका क्या तात्पर्य है, इसके परिणामों को स्पष्ट कीजिए। ये यहाँ शॉक थेरेपी के बारे में लिखा हुआ है, आप आराम से इसको रोककर पूरा पढ़ सकते हैं। एक एक लाइन पढ़ने में फिर टाइम लगता है, लेकिन बारीकी से देखते रहिए और बारीकी से इनके तरीकों को अपनाइए। अगर आप इन तरीकों का अनुसरण करते हैं तो डेफिनेटली आपको भी अच्छे अंक मिलेंगे। देखिए आगे, ये एक एक पॉइंट टू द पॉइंट लिखा है, इन पॉइंटों को देखिए और इनके तरीकों को जरूर आजमाएं आप भी। अगला प्रश्न है, भारत चीन संबंधों को संक्षिप्त में लिखिए। ये भारत और चीन के बीच में क्या क्या संबंध है, ये सारे संबंधों के बारे में उन्होंने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है और विस्तार से लिखा है। जैसे तिब्बत का प्रश्न है, फिर उन्होंने लिखा है मैकमोहन रेखा तथा सीमा विवाद है, और इसके बाद में पॉइंट बना के उन्होंने लिखे सारे। और तीसरा उन्होंने लिखा है सिक्किम का भारत में विलय, यानी पूरे पूरे टू द पॉइंट लिखा है। कुछ अन्य भी लिखे कार्ड यहाँ पे आप देखिए। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव को संक्षिप्त में लिखिए। ये वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव है, पसंद नापसंद का दायरा बढ़ाना, पहला ये लिखा है। फिर आगे आप देखो, दूसरा लिखा है संस्कृति का परिष्कार, फिर लिखा है सांस्कृतिक वैश्वीकरण, फिर आगे लिखा है राज्य की शक्ति में वृद्धि, यानी सारे टू द पॉइंट लिखे हैं। इस प्रकार से अगर आप भी टू द पॉइंट लिखते हैं तो डेफिनेटली आपको भी अच्छे अंक मिलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के मध्य कोई तीन विवादों को संक्षिप्त में लिखिए। भारत और पाकिस्तान के बीच में वैसे बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन उन्होंने लिखा है
देखिए, पहला लिखा है कश्मीर मुद्दा, इस कश्मीर मुद्दे के ऊपर विस्तार से लिखा है। फिर उन्होंने दूसरा बिंदु डाला है आतंकवाद पर, यह आतंकवाद पर भी उन्होंने विस्तार से लिखा है। इसके बाद में तीसरा बिंदु डाला है बांग्लादेश की समस्या। तो इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर भी इसको टू द पॉइंट करते हुए विस्तार से लिखा है। अगला प्रश्न है मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या थी। तो ये मंडल आयोग के बारे में लिखा है। ये आप सारा आराम से इसको रोक कर पढ़ सकते हैं। इनके तरीकों को देखिए, जो मुख्य बिंदु है ये आप देख पा रहे हैं, जो मुख्य बिंदु है इनको इन्होंने ब्लैक पेन से यानी इनको हाईलाइट किया है। तो इस प्रकार से अगर जो मूल बात है, अगर मूल बात को आप भी हाईलाइट करते हैं तो चेक करने वाले को आराम से आपका आंसर दिख जाता है। ये सारी सिफारिश लिखी है इसकी अलग अलग, और वो भी टू द पॉइंट लिखी है। अगला प्रश्न है भारत की गुटनिरपेक्षता नीति की विवेचना कीजिए। ये इन्होंने पहले गुटनिरपेक्षता क्या है इसके बारे में लिखा है, फिर भारत की गुटनिरपेक्षता नीति के बारे में लिखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिखा है, और फिर यहाँ एफ्रो एशियाई सम्मेलन के बारे में लिखा है, और भारत की नीति के बारे में लिखा है। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, और यहाँ इनको 80 में से 80 अंक हासिल होते हैं। यहाँ फिर इनकी टोटलिंग की गई है और ये 80 में से 80 अंक हासिल होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट्स करके मुझे ये बताइए कि ये आपको वीडियो कैसा लगा, और आगे आप क्या चाहते हैं, कौन से विषय की टॉपर स्टूडेंट की कॉपी चाहते हैं, ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आपने इससे पहले वाली वीडियो में भी बहुत अच्छा लाड प्यार दिया, मुझे स्नेह दिया, वीडियो बहुत अच्छे चले हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये भी वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगता है तो प्यारे विद्यार्थियों, एक आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत सारे व्यूअर ऐसे हैं जो केवल चैनल देखते हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, और जो 12th क्लास के विद्यार्थी हैं उन तक इन वीडियोज़ को पहुंचाएं ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।